खुश आमदीद। खानदानी मनसूबाबंदी एक ऐसा निज़ाम ज़िंदगी है जिसको अपनाने के लिए हमारे यहाँ लोगों की मुख्तलिफ राय और बेशुमार तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं। इस बारे में आज हम बात करेंगे हमारी सीनियर कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर नौरीन ज़फ़र और एक्स डायरेक्टर फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट बलूचिस्तान डॉक्टर सकीना ज़हूर से, और ये जानेंगे कि हमारे यहाँ पाए जाने वाले ये तहफ़्फ़ुज़ात किस हद तक हकीकत पर मबनी हैं। डॉक्टर नौरीन, आपसे गुफ्तगू का आगाज करते हैं। फैमिली प्लानिंग या माने हमल दवाइयाँ लेना, इसके बारे में बहुत सारी मिथ्स या बहुत सारे अवहाम या बहुत सारी बातें मशहूर हैं, कुछ गलत कुछ सही। इसकी क्या वजह है? आपका ये बिल्कुल वैलिड सवाल है। एक्चुअली वही बात है कि कॉन्ट्रासेप्शन लोग क्यों नहीं यूज करते, उसमें ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज जो है ना वो मिस इन्फॉर्मेशन या पुअर इन्फॉर्मेशन है, और मिथ्स हैं या टैबूज हैं जो नस्ल दर नस्ल चलते हैं। अब देखें, जो 20 साल पहले जो पिल थी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल, उसमें और आज की पिल में जमीन आसमान का फर्क है। इन सब में सबसे ज्यादा सेफ तरीका कौन सा है? जो ये सवाल है कि कौन सा बेस्ट है, वो हर पेशेंट के लिए और हर जोड़े के लिए एक मुनासिब चॉइस होती है, और इसीलिए जो काउंसलिंग है उसका सबसे इम्पोर्टेंट रोल है कि आपके पास 10 ऑप्शंस हैं और आपके पास 10 लोग हैं, हो सकता है उन 10 के 10 को 10 फर्क चीजें बेहतरीन सूटेबल हों। डॉक्टर सकीना, आप इस बारे में क्या कहेंगे? देखें, हर चीज को जब आप इस्तेमाल करें, आम आप मेडिसिन भी इस्तेमाल करेंगे, आपको सूट करेगा, दूसरे को सूट नहीं करेगा। असल में ये होता है कि सुनी सुनी बातें, अब अगर आपने गोली इस्तेमाल करी, चलो तुम जाओगी मेरे लिए भी गोली ले आना। अब उसको ये नहीं पता कि गोली का इस्तेमाल किस तरह और कब से शुरू करना है। बात तो ये होती है कि आपने तरीका कब करना है। अगर वो इन बिटवीन द पीरियड्स इस्तेमाल करेंगे तो वो तो प्रेग्नेंट भी हो जाएगी और उसको ब्लीडिंग प्रॉब्लम्स भी हो जाएंगे। और हमारी फैमिली प्लानिंग के ये है कि हर चीज को इस्तेमाल करने के लिए 3 महीने लगते हैं कि बॉडी इसको एक्सेप्ट करे। जब तक आपको 3 महीने वो नहीं देंगे, इसीलिए तो हम लोग 3 महीने तक फॉलो अप जरूर करते हैं। और पता है क्या होता है, टेबलेट्स इस्तेमाल करने का लोग इरेगुलर इस्तेमाल करते हैं। एक गोली आज कर ली, एक 10 दिन के बाद कर ली, एक 5 दिन के बाद, तो उससे स्पॉटिंग होती रहती है, तो वो कहेंगे जी गोली खराब है। वो ये नहीं बताएंगे कि हम लोगों ने इसको गलत इस्तेमाल किया। डॉक्टर सकीना, ये बताइए कि कॉन्डोम या गुलाफ जिसे कहा जाता है, जो कि जिसको इस्तेमाल करने के लिए मर्द की पार्टिसिपेशन बहुत जरूरी है और उसकी मादगी बहुत जरूरी है, इसके फवायद क्या हैं? अगर मेल मेंबर्स उस पर राजी हो, कंडोम्स को सारे हमारे एजुकेटेड तबका जो है वो इस्तेमाल करता है। दूसरा, कंडोम्स इंसान को एड्स और हेपेटाइटिस जैसी बीमारियों से भी बचाता है। जितने भी HIV, एड्स और जितने भी ये इन्फेक्शंस हैं ना, उन सब को उससे भी बचाता है। इसलिए कंडोम सबसे बेस्ट है अगर लोग एग्री कर जाएं। डॉक्टर नौरीन, आप पिल और इंजेक्शन के इस्तेमाल के बारे में कुछ बताएंगी? जो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स हैं, ये बहुत काबिले एतमाद और आसान तरीका है। बहुत सी गोलियां आपको पता है गवर्नमेंट भी फ्री ऑफ कॉस्ट भी प्रोवाइड कर रही है, मगर सबसे बड़ा मसला ये है कि जब आप किसी मरीज को दवाई शुरू कराते हैं तो आपको उसको उसके इफेक्ट्स और साइड इफेक्ट्स दोनों चीजें बतानी होती हैं। और पिल के इफेक्ट्स में ये शामिल है कि आपने उसको जब भी इस्तेमाल करना है, उसने आपके एक तो साइकिल को कंट्रोल करना है, जो कि सब औरतों को अच्छा लगता है, मगर दूसरा उसने आपके पीरियड्स कम भी कर देने हैं। तो उस चीज से बाज खवातीन बहुत ज्यादा घबरा जाती हैं, खासतौर पर जब वो बुजुर्गों को बताती हैं कि जी ब्लीडिंग बहुत कम हो गई है, हल्की हो गई है, तो अक्सर लोग सिर्फ इस वजह से गोली खाना छोड़ देते हैं कि इससे तो हमारा निजाम खराब हो गया। जबकि अगर आपने उनको 5, 10, 15 मिनट लगा के पहले तफसील से समझाया कि ये उसका नॉर्मल इफेक्ट है, इसमें कोई घबराने की बात नहीं, कोई परेशानी की बात नहीं। इसी तरह आपने गोली दे दी और ये नहीं बताया कि आपने एक फिक्स टाइम पे रोजाना खानी है, तो उसका कोई फायदा नहीं। वो बच्ची आज सुबह खा लेगी, कल शाम को खा लेगी, परसों दोपहर को खा लेगी और गोली खाते खाते प्रेग्नेंट हो जाएगी। इसी तरह जब आपने गोली दी तो आपने बताना है कि अगर डायरिया हो तो गोली ने काम नहीं करना, क्योंकि वो तो निकल जाएगी आंतड़ियों में से। इसी तरह अगर उसने एंटीबायोटिक ली तो गोली ने काम नहीं करना। तो ये सब चीजें तफसील से उनको बताने की जरूरत है। और इंजेक्शंस लगवाने की सूरत में क्या होता है? उसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि उसके साथ या तो ब्लीडिंग होती है तो रुकती ही नहीं, और या फिर ब्लीडिंग होती ही नहीं। तो उसका ये मतलब नहीं कि अगर ब्लीडिंग नहीं हुई तो 10 हफ्ते वाला टीका आप 15 हफ्ते बाद लगवा रहे हो, या आपने सोचा कि चलो पीरियड ही नहीं हुआ तो अब तो मुझे जरूरत ही नहीं है। और इंजेक्शन में मैंने देखा सबसे बड़ा मसला ये होता है कि टाइमिंग, अगर आप स्पेसिफिक मरीज को डेट नहीं देते ना तो मरीज कभी वापस नहीं आता। आपने 3 महीने कह दिया, वो हो सकता है एक यकम से लेके अगले 3 महीने तक हो, तो वो 12 हफ्ते से कहीं आगे टाइम गुजर जाता है। तो मरीज को तफसील से आपको पूरी बात बताना बेहद जरूरी है। डॉक्टर सकीना और डॉक्टर नौरीन, आप दोनों ने काउंसलिंग का बहुत ज़्यादा जिक्र किया। इसके बारे में डॉक्टर नौरीन आपसे शुरू करते हैं, बताइए कि ये कैसे की जा सकती है। सबसे पहले तो ये कि कपल को चॉइस दें, उस खातून को चॉइस दें कि आप गोलियां भी इस्तेमाल कर सकती हैं, आप टीका भी लगवा सकती हैं, अगर आपको लंबा वक्फा चाहिए आप छल्ला भी रखवा सकती हैं,
अगर हस्बैंड विलिंग है और खातून हार्मोन्स नहीं यूज़ करना चाहती तो कॉन्डम्स भी तरीके के साथ अगर यूज़ करें, रेगुलरली यूज़ करें, वो भी यूज़ किए जा सकते हैं। मगर जैसे हमारे सेफ डेज या विदड्रॉल के ऊपर मुकम्मल तौर के ऊपर रिलाई करना, ये आपको मरीज़ को बताना पड़ता है, खातून को समझाना पड़ता है कि वो 100% नहीं है। डॉक्टर सकीना, आपने चूंकि बलूचिस्तान में बहुत एक्सटेंसिवली काम किया है, काउंसलिंग के लिए वहाँ पे क्या तरीकाकार यूज़ किया जाता था? काउंसलिंग जब हम करते हैं, काउंसलिंग का हर सेंटर में, मेरा तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ सेंटर था, एक अलग सी जगह हमने बनाई हुई थी एक कमरे में, क्योंकि काउंसलिंग हमेशा राजदारी में करनी चाहिए। वो आराम से उसको एक जगह पे दोनों, अगर मियाँ बीवी हैं साथ, अगर खाली क्लाइंट है उसको बिठा के उसकी काउंसलिंग कर सकती है। काउंसलिंग के लिए हम लोगों ने कुछ वर्ड रखा हुआ था जिसको हम गैदर के नाम से कहते हैं। जी फॉर ग्रीट, खुश आमदीद, खुशी से पेश आओ। ए फॉर आस्क, उसका नाम वगैरह पूछा, उसके बच्चों का पूछा, शौहर क्या काम करता है, यानी उसको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस दिया कि वो हिचकिचाए ना और आराम से बैठ जाए। उसको कुर्सी दी बैठने के लिए। जब वो बता देगी कि मैं इस सिलसिले में आई हूँ, फिर उसके बाद आता है टी। तो हमारे पास सारे माने अमल की दवाइयाँ एक ट्रे में रखी होती हैं, यानी उसको सारे जितने भी तरीके रखे हों उनके बारे में हम बताते हैं। फ्लिप चार्ट भी होता है हमारे पास, बाकी चार्ट्स भी सेंटरों में लगे होते हैं। फिर उसके बाद हम उससे पूछते हैं, बताओ तुम कौन सा तरीका करना चाहती हो। अगर वो कोई रूल आउट करेगी या चाहेगी कि ये तरीका मैंने करना है, तो हम उससे पूछेंगे आपको कितने साल का वक्फा चाहिए और आप ये तरीका क्यों करना चाह रही हैं। फिर आ जाता है H फॉर हेल्प। हेल्प से हमारा क्या मतलब होगा कि हम उसको बता देंगे कि फर्ज करो ये टैबलेट्स हैं, इससे आपको ये कुछ हो सकता है कुछ अरसे के लिए, तो आप इसमें परेशान ना हो, ठीक है। अगर आपको ज्यादा तकलीफ होगी, बजाय इधर उधर जाने के आप मेरे पास आ जाएं। इसी तरह बाकी मेथड के, अगर वो चाहती है कि जी मुझे ज्यादा वक्फा चाहिए 4 साल का, तो फिर हम उसको हेल्प करेंगे कि आपके लिए गोलियां सही नहीं है। आप वो मेथड करें कि आपको एक दफ़ा रखवा के जाएं, फिर उसके बाद आपको 1 या 2 फॉलोअप की ज़रूरत है, उसके बाद आपको नहीं चाहिए। टैबलेट्स तो ऐसी हैं 3 महीने के लिए देंगे, 3 महीने के बाद दोबारा आप आ जाएंगे। इंजेक्शन आप देंगे 2 महीने वाला, 2 महीने के बाद आ जाएंगे, 3 महीने का आपके पास फैसिलिटी नहीं आने जाने की, तो आप नहीं करेंगे तो आप प्रेग्नेंट हो जाएंगे। तो उसको सारे उसके कॉम्प्लिकेशंस, उसके साइड इफ़ेक्ट्स, उसके गुड इफ़ेक्ट्स, उसको सारे उसको वहाँ पे हेल्प करनी है हमने। फिर उसके बाद हम लोगों का आ जाता है ई में यही चीज़ें हम उसको एक्सप्लेन करेंगे, सारी चीज़ें कि अभी हमने आपको ये दे दिया या एसिडी डाल दी, हमने उनको बतानी है कि आपको पेन भी हो सकती है, आपको इन्फेक्शन भी हो सकती है, आपको ब्लीडिंग भी हो सकती है, जो कुछ भी हो आप फ़ौरन हमारे पास हैं। हम किस लिए बैठे हैं? इसीलिए बैठे हैं। फिर आखिर में क्या आएगा? आर फॉर रिटर्न। रिटर्न मीन्स फॉलो अप। तो आपको हम उसको एक कार्ड देते हैं कि ये कार्ड है, उसके पीछे हम लिखते हैं आपकी मुलाकात का तारीख, इस तारीख को आपने हमें ज़रूर आके बताना है। वो 1 महीने के बाद हम इसलिए बुलाते हैं कि हम देखें आया, उसको कोई तकलीफ तो नहीं हुआ, ठीक हो गई, शी इज़ ऑल राइट, हम उसको भेज देंगे। फिर कहेंगे उस कार्ड को, हम उसको कहती हूँ, मैं कहा करती थी आपका शिनाख्ती कार्ड है, इसको घुमाना नहीं, क्योंकि उस कार्ड पे हम लोग नंबर लिखते हैं और जो मेथड इस्तेमाल किया वो लिखते हैं, वो फिर पाकिस्तान, ऑल ओवर पाकिस्तान किसी भी सेंटर में जाइए वो वैलिड है। डॉक्टर साहब, अगर आप हमारे सामीन के लिए ज़रा वजाहत से बता दें कि कौन कौन से ऐसे माने हमल के तरीके हैं मर्दों और औरतों दोनों के लिए जो वो इस्तेमाल कर सकते हैं। औरतों के लिए सबसे पहले पिल्स हैं, गोलियां जिसको कहते हैं, नस्वानी गोलियां जिसको कहते हैं, ठीक है। इंजेक्शंस हैं, इंजेक्शंस की भी 3 किस्म के, 2 महीने वाले, 3 महीने वाले, 1 महीने वाला। इसके बाद छल्ला जिसको कहते हैं, इसमें भी एक मल्टी लोड है जो 5 साल के लिए होता है, एक कॉपर टी है जो 10 साल के लिए है, और एक योंगोंग है जो कुछ अरसे के लिए आया था रिसर्च में। पाकिस्तान के 5 बड़े शहरों में हम लोगों ने रिसर्च किया था, 50 पेशेंट पर मैंने रिसर्च किया था, वो 20 साल के लिए था और बहुत कामयाब था। चाइनीज़ था, बहुत कामयाब था, लेकिन पता नहीं गवर्नमेंट ने उसको मज़ीद क्यों नहीं शामिल किया। और एक और है यूट्रस के अंदर, बच्चेदानी के अंदर रखते हैं। ICDs जितने भी हैं ना, उसको ट्रेंड सर्विस प्रोवाइडर से रखना चाहिए, और वो भी सेंटर्स में, हेल्थ सेंटर्स में, फ्लाई मराकज़ में या रिप्रोडक्टिव हेल्थ सेंटर्स में जाके क्लाइंट का मुआयना होना चाहिए कि वो फिट है या नहीं। अगर वो अनफिट होगी, उसको इन्फेक्शन ऑलरेडी होगा, तो ये मज़ीद ख़राब हो जाएगा, और जो एक और लोग कहेंगे जी ये तो इसकी वजह से मैं ख़राब हुआ, तो इसकी इन्फेक्शन को रूल आउट करके फिर रखना चाहिए। दूसरा ये कि एक और भी है, मरीना है, जिसमें प्रोजेस्टेरॉन होता है, उसको यूजुअली गायनेकोलॉजिस्ट इस्तेमाल करते हैं। वो बहुत एक्सपेंसिव है, 7,000 की आती है, इसलिए यूजुअली हमारे हेल्थ आउटलेट्स पे वो फ्री नहीं मिलती। बाकी जितनी भी सारी आपको चीज़ें मैंने बताई, इन सब की कीमत 3 रुपये नस्वानी गोली की कीमत है पूरे महीने के लिए, 3 रुपये फ़ी इंजेक्शन की कीमत है, 3 रुपये जो है वो IUCD की कीमत है।
इन सब की कीमत में, और औरतों के लिए नलबंदी है जिसको ट्यूबल लाइगेशन हम कहते हैं, ये फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। इसमें हम लोग क्लाइंट को पैसे देते हैं, जो लाने वाला था उसको पैसे देते हैं, उसके जो ट्रांसपोर्टेशन उसकी फ्री है, उसको घर तक पहुंचाते हैं, जाते वक्त उसको जूस और या कप ऑफ टी भी देते हैं, या फिर उसके साथ बिस्किट भी देते हैं। आदमियों के लिए कंडोम्स है और दूसरा विजेक्टमी। डॉक्टर नौरीन, चैलेंजेस क्या हैं, मसाइल क्या हैं पाकिस्तान भर में और ख़ुसूसन खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के इलाकों में? सबीन, एक्चुअली बात यह है कि हम किसी भी मसले को लेते ना ख़वातीन की हेल्थ से रिलेटेड, प्रेगनेंसी, सेफ प्रेगनेंसी या अनसेफ प्रेगनेंसी, और इस हद तक ट्रेजेडी के मर जाना हमल की किसी कॉम्प्लिकेशन या जचगी की किसी पेचीदगी के बायस, ये सब चीज़ें एक्चुअली आपको बताती हैं कि आपकी ख़वातीन का आपके मुआशरे में क्या स्टेटस है। इसकी सबसे अहम वजूहात जो हैं वो बेसिकली 3 ग्रुप्स में उसको डिवाइड कर सकते हैं आप। एक तो जो आपकी हुकूमत है या आपकी पॉलिटिकल विल, नंबर 2 आपका जो सोशल एक सेटअप है, और तीसरा आपके कल्चरल बैरियर्स या टैबूज या आपकी जो फाइनेंशियल इम्प्लिकेशंस हैं वो। अब जहाँ तक गवर्नमेंट का ताल्लुक है, हमारे यहाँ पे बेसिक हेल्थ सेंटर्स मौजूद हैं, मगर उनमें या तो स्टाफ नहीं है, और या वहाँ पे बिजली नहीं है, या वहाँ पे पानी नहीं है। आप टीवी पे भी देखते होंगे कि अक्सर औकात की ऐसी हालत है कि वो खंडरों से भी बुरे हालात में है। उसके ऊपर मजीद ट्रेजेडी ये है कि कल्चरली ना सिर्फ बलोचिस्तान या KPK में, बल्कि मैं आपको यकीन दिला सकती हूँ लाहौर डिफेंस में भी ऐसे बहुत से घर हैं जो ट्रेडिशनली पहले आदमियों को खाना देते हैं, बाद में औरतों को खाना देते हैं। बेटे को डेफिनेटली दूध, गोश्त, फल, बादाम ज्यादा मिलेगा, बेटी को जो बचा खुचा है वो काफी है उसके लिए। हमारे यहाँ खवातीन की जो एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो आदमियों से 1 साल ज्यादा है, मगर जो सेहतमंद साल हैं वो आदमियों से 2 साल कम है। चिल्ड्रन हॉस्पिटल में एक स्टडी हुई थी जब मैं वहां थी कि जो ट्विन्स होते हैं, बेटा और बेटी, बच्चियां ज्यादा मरती हैं ट्विन भाई की निस्बत, इसलिए कि उस लड़के को माँ ज्यादा दूध पिलाती है बच्ची की निस्बत। तो ये जब तक हमारे यहाँ से जहालत खत्म नहीं होगी, जब तक हम ये नहीं समझेंगे कि बच्चियां और बच्चे दोनों अल्लाह की नेमत हैं और दोनों का बाकायदा हक है माँ बाप के ऊपर, तालीम का भी, खुराक का भी और उनकी तरबियत का भी। तीसरा स्टेप जो हम घरों में कर सकते हैं वो प्लान्ड प्रेगनेंसी है। अब जो आप बात कर रहे हैं KPK और बलोचिस्तान की, अलार्मिंग फिगर्स, बिल्कुल आप देखें कि हमारी नेशनल एवरेज वही बात है कि 276 पर 100,000, बलोचिस्तान इज 785 पर 100,000। मगर आप उसके साथ ही देखेंगे जो कॉन्ट्रासेप्टिव यूजेज है वो हमारी नेशनल एवरेज जो है पाकिस्तान की वो 30% है, यानी वो भी बहुत ही शर्मिंदगी का बायस है। हम सिर्फ अफगानिस्तान से पीछे हैं, आप ये अंदाजा करें, जो कि जंगजदा इलाका है। सबसे बुरी एवरेज है वो KPK और बलोचिस्तान की। बलोचिस्तान में 14% यूज करते हैं कॉन्ट्रासेप्शन, KPK में सिर्फ 25% करते हैं। और जो अनमेट नीड फॉर कॉन्ट्रासेप्शन है, अनमेट नीड का मतलब है कि वो जोड़े जो बच्चा नहीं चाहते मगर वो कोई वक्फे का तरीका नहीं यूज कर रहे, चाहे उनकी पहुंच नहीं है या उनको मिला नहीं, मगर ये वो लोग हैं जिनको पता है कि हमें और बच्चा नहीं चाहिए, और लेस देन 1/3 वो लोग हैं जो कहते हैं कि नहीं हमें 2 या 3 साल के लिए बच्चा नहीं चाहिए। और इसी के साथ जब आप देखेंगे जो अनसेफ एबॉर्शन है वो भी सबसे ज्यादा है KPK और बलोचिस्तान में 4.4 और 4.1%, सिर्फ इसलिए कि जब एक औरत प्रेग्नेंट हो जाती है उसके पहले 6, 7, 8 बच्चे हैं, मियाँ मजदूर है, साथ सास ससुर का बोझ है, तो वो किधर से इतने बच्चे पाले। तो उसके पास यही चारा रह जाता है कि अगर प्रेग्नेंट हो गई है तो अब किसी तरीके से वो अपनी जान को खतरे में डाल के उस प्रेगनेंसी को कंटिन्यू ना करे। और उन्होंने वक्फा क्यों इस्तेमाल नहीं किया होता, क्योंकि या तो वो उसका शऊर ही नहीं रखते, वो समझते हैं ये मजहब के खिलाफ है, या वो समझते हैं तरीके सारे खतरनाक हैं, या वो समझते हैं ये महंगे हैं, या वो समझते हैं ये गलत है, या उनके बुजुर्ग उनको जाने की इजाजत नहीं देते। तो अगर वो खातून चाहती भी है कि मैं यूज करूं, उसको पता भी है कि फलाने गांव में वो सेंटर है, तो सवाल है कि उसके 6-7 बच्चे हैं, बूढ़ी सास है, उसके साथ कौन जाएगा? सहेली जाएगी, वो सहेली गई, आगे सेंटर बंद है, वो वापस आ गई और वो प्रेग्नेंट हो गई, तो उसमें उस खातून का या उस आदमी का या सास का तो कसूर नहीं है। निजाम ऐसा होना चाहिए कि जो ना सिर्फ फूल प्रूफ हो बल्कि एक्सेसिबल भी हो। डॉक्टर सकीना, डॉक्टर नौरीन, थैंक यू सो मच। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे प्रोग्राम में शिरकत की। सामीन, अपना पाकिस्तान के ताउन से ये प्रोग्राम हमने आपकी खिदमत में पेश किया। हमारे प्रोग्राम्स की रिकॉर्डिंग को सुनने के लिए हमारी वेबसाइट का एड्रेस नोट कर लीजिए, www.radiozavia.com।
हमारे फेसबुक पेज पे हमें अपने फीडबैक से जरूर आगाह कीजिएगा। इजाजत दीजिए, अल्लाह निगहबान। इजाजत दीजिए, अल्लाह निगहबान। इजाजत दीजिए,